नमस्कार नेपाली मित्रों, आपके लिए एक जबरदस्त खुशी की खबर है। और ये खुशी की खबर उनके लिए है जो नेपाली लोग अपने देश से प्यार करते हैं, जो नेपाली लोग मानते हैं कि देश सर्वोपरि है। जैसे आप पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तानियों को पूछेंगे कि देश पहले या धर्म पहले, तो पाकिस्तान के लोग कहेंगे धर्म पहले, देश बाद में। लेकिन हमने एक बार एक छोटी सी वोटिंग करवाई थी नेपाली लोगों के साथ में, और हमने पूछा था कि पहले देश या पहले धर्म, तो नेपालियों का जवाब था पहले देश। इसी प्रकार भारतीय जो हिंदू लोग हैं वो भी कहते हैं कि पहले देश फिर धर्म। तो ये खुशखबरी उन्हीं के लिए है जो देश को सर्वोपरि मानते हैं। देखिए हुआ क्या है कि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय हो गया है आपका 18 खरब 44 अरब रुपए। 18 खरब 44 अरब रुपए हो गया है, यानी 14 बिलियन डॉलर हो चुका है। आपको पता है कि नेपाल पे हम हर महीने अपडेट लेके आते हैं कि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बढ़ रहा है। तो इस समय नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया 14 बिलियन डॉलर। आपने एक बार सुना होगा कि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 9.5 बिलियन डॉलर रह गया है, ये आपने सुना होगा। लेकिन इस समय कितना हुआ, 14 बिलियन डॉलर हो चुका है, यानी अच्छी स्थिति में नेपाल जा रहा है। हम पिछले 8 महीने से हर महीने नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार पर एक न्यूज जरूर लाते हैं कि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बढ़ा। तो जब 9.5 बिलियन डॉलर था तो हमने उस समय कहा था कि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार 1.5 या 2 साल में 22 बिलियन डॉलर पहुंचेगा। लेकिन नेपाली विश्लेषकों ने कहा नहीं, नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार 9.5 बिलियन डॉलर है, अब ये घट के 6 होने वाला है। और देववा सबसे बेकार आदमी है, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। ऐसा एनालिसिस आपकी मीडिया में हो रहा था। हमने उसी समय आपको कह दिया था किसी की बात मत सुनिए, चाहे आप उस नेपाली विश्लेषक को बहुत बड़ा एजुकेटेड क्यों नहीं मानते हैं, उसकी भी बात मत सुनिए। हमने कहा था कि आपका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और अब आप रिपोर्ट देख ही रहे हैं, हर महीने मैं रिपोर्ट लेकर ही आ जाता हूं। और इस महीने आपका विदेशी मुद्रा भंडार 14 बिलियन डॉलर हो गया, यानी नेपाल बहुत ही अच्छी स्थिति में आ गया। मुझे पता है आपकी मीडिया में एनालिसिस हो रहे हैं कि नेपाल बचेगा नहीं, नेपाल डूबने वाला है, ऐसा एनालिसिस होता है। जो ये एनालिसिस करते हैं ये सब फंडिंग वाले लोग होते हैं जो किसी सत्ता के खिलाफ होते हैं। जैसे माओवादी की सत्ता आएगी तो उसके खिलाफ जैसे जो प्रचंड का दुश्मन होगा तो वो जानबूझ के प्रचंड को गिराने के लिए ऐसा विश्लेषण करेगा। जो देववा जी का विश्लेषण होगा वो जानबूझकर देववा को गिराने के लिए ऐसा विश्लेषण करेगा। और जो ओली का विरोधी होगा तो वो ओली को गिराने के लिए ऐसा विश्लेषण करेगा। और आप उन्हीं चीज़ों को सुनते हैं और तब आपको लगता है कि हमारे देश की स्थिति काफ़ी खराब है। देखो दोस्तों, नेपाल जिसकी जीडीपी लगभग कितनी है, 45 बिलियन डॉलर, उसके पास 14 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये बहुत अच्छी बात है, होना तो चाहिए था कम से कम 18 बिलियन डॉलर। लेकिन 14 बिलियन डॉलर भी दोस्तों कम नहीं है। पाकिस्तान के पास तो उतना भी नहीं है। नेपाल से बहुत सारे देश, बड़े देश भी हैं, उनके पास भी 14 बिलियन डॉलर का रिजर्व नहीं है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप अपने राष्ट्र बैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप ये भी कहेंगे कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूं और आपके विश्लेषक सही बोल रहे हैं कि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया, नेपाल की स्थिति खराब हो गई। आप ये कहेंगे कि आपके विश्लेषक सही कह रहे हैं और मैं गलत बोल रहा हूं। तो दोस्तों इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आपका ब्रेन वॉश कर दिया है आपके विश्लेषकों ने झूठ बोल बोल के। ये हम मान सकते हैं कि नेपाल से बहुत सारे युवा विदेश में जा रहे हैं, तो नेपाल की इकोनॉमी सर्विस पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है। पैसा तो आ रहा है ना, अब चाहे वो उत्पादन से आए, चाहे वो एग्रीकल्चर से आए, और चाहे वो रेमिटेंस के जरिए आए, आना चाहिए पैसा। पैसा तो आ रहा है ना। हाँ, ये थोड़ा दुखद है कि युवा लोग विदेश में जाके और तब पैसा कमा रहे हैं। अगर वही पैसा अपने घर पे युवा लोग कमाते
तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, भले ही वो रेमिटेंस से आए चाहे कहीं से आए। तो आपके विश्लेषकों का ये बोलना कि नेपाल की स्थिति खराब हो रही है, ये सरासर गलत है। ये नेपाल को अस्थिर करने की एक राजनीति है। नेपाल में जो भी सरकार हो, जब भी वो अच्छा काम करना चाहती है तो उसका विपक्षी दल उस सरकार को निकम्मा साबित कर देता है, और आप भी उन बातों पर यकीन कर लेते हैं। भारत की स्थिति को समझिए, मोदी जो भी कर रहे हैं भारत के लिए अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल उनको हमेशा क्या कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डाउन हो गई, फॉरेन रिजर्व घट गया। तो ये सब झूठ होता है। विपक्षी दल आगे आना चाहता है, मौजूदा सरकार को गिराना चाहता है, इसलिए ऐसा विश्लेषण मीडिया में होता है, और ये नेपाल में भी होता है और भारत में भी होता है। चाइना में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे एक दलीय शासन प्रणाली है और हमारे यहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली है। और इसी के अंतर्गत क्या होता है, जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो वही सरकार दोबारा ना आ जाए, इसलिए विपक्षी दल उस सरकार को गिराने के लिए उस पर 50 प्रकार के आरोप लगाते हैं। कभी कभी सरकारें गलत निर्णय भी करती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार के सारे निर्णय गलत हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि नेपाली लोगों को अपनी सरकार पे भरोसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हम भी देख रहे हैं, नेपाल सरकार को कई सालों से देख रहे हैं, लगभग नेपाल सरकार देश हित में ही फैसले ले रही है। भले ही आप ये सोचें कि नेपाल की सरकार दलाल है, बिक गई है भारत के हाथों, अमेरिका के हाथों या चीन के हाथों, भले ही आप ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकार चाहे एमआलए चलाए, माओवादी चलाए, कांग्रेस चलाए या भारत में बीजेपी या कांग्रेस कोई भी चलाए, जो भी सरकार में होता है वो हमेशा देश हित में ही फैसले लेता है। अकेला प्रधानमंत्री देश हित में फैसले नहीं ले सकता है, उसके पास में पूरा संसद है, 2/3 बहुमत चाहिए किसी भी चीज को पास करने के लिए। देखिए, किसी भी देश को बर्बाद करती है कुर्सी का लालच। जब नेताओं को कुर्सी का लालच हो जाता है तो वो जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसको वो गलत ही साबित करेगी, जैसा कि नेपाल में हो रहा है, जैसा कि भारत में हो रहा है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ होती है जनता, जैसे भारतीय जनता या नेपाली जनता, वो विश्लेषण को सच्चा मानने लग जाती है। और जब ये समझ लीजिए कि देशद्रोह कौन करता है, देशद्रोह करती है जनता ही। किसी भी देश का भाग्य बदलने के लिए जनता ही सब कुछ होती है। जनता को यदि झूठी जानकारी दी जाती है तो वो आज सरकार के अच्छे फैसलों को भी गलत साबित कर देती है। ऐसा जनता क्यों करती है? ऐसा जनता इसलिए करती है कि गलत जानकारी जनता को दी जाती है, जैसा कि भारत में हो रहा है। किसान आंदोलन इसका एक एग्जाम्पल है। मोदी सरकार को गिराने के लिए 2024 का चुनाव न जीते, इसलिए उस पर किसान आंदोलन थोप दिया गया है, जबकि किसान आंदोलन से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि भारत को जबरदस्त तरीके से नुकसान होंगे। भारत में महंगाई बढ़ जाएगी, भारत का हर सालाना खर्चा लगभग 10 लाख करोड़ बढ़ जाएगा। कहां से लाएगी सरकार 10 लाख करोड़? तो हमारे कहने का मतलब है, किसी भी विश्लेषण को आप सुनते हैं तो ये दिमाग में रख लीजिए कि कहीं बोलने वाला आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा है, किसी पार्टी का तो नहीं है। इस चीज पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। खुशखबरी यह है कि आपका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है और ये $22 बिलियन पहुंचेगा आने वाले 6 या 7 महीने में। धन्यवाद।